वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं कुमार विक्रमादित्य आपको हमारे चैनल एडू फॉर श्योर पे स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन लेक्चर 1 हम डिस्कस करेंगे। क्लास 10th केमिस्ट्री। टू ज्वाइन आवर 100 फॉर श्योर बैच, जो कि एक लाइव क्लास है जो थ्रू आउट ईयर चलेगी, और यहाँ पर हम मैथ्स और साइंस पढ़ेंगे। तो यू कैन व्हाट्सएप at the given number. So let us start our class today. Chemical reactions. Chemical reactions होते क्या हैं? A chemical reaction is a process that leads to transformation of one set of chemical substances into another. So chemical reaction में एक substance किसी दूसरे substance में transform हो जाता है, change हो जाता है. So that process is called chemical reaction. Chemical reactions are chemical changes. So ये chemical change होता है in which reactants transform into products. So reactants वो substances हैं जो जिनका chemical change होता है, और जब chemical change के बाद जो substance आपको मिलता है they are called products. So chemical reactions are chemical changes in which reactants transform into products by making or breaking of bonds or both. Generally दोनों होते हैं, मतलब कुछ बॉन्ड्स बनते हैं, कुछ बॉन्ड्स टूटते भी हैं। ठीक है, तो ये एटम्स के बीच में होता है, एटॉमिक लेवल पर ये सारे बॉन्ड्स होते हैं, उनका बनना या उनका ब्रेक होना। Whenever a chemical change takes place, it is said that a chemical reaction has taken place. तो जब भी केमिकल चेंज होगा एक केमिकल रिएक्शन जरूर होगा। सो एग्जाम में पूछा जाता है when do we say a chemical reaction has taken place? So whenever a chemical change takes place, we say a chemical reaction has taken place. Now अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमें पता कैसे चले कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स हैं केमिकल रिएक्शन के, एंड अगर आप वो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यू कैन इजिली से अ केमिकल रिएक्शन और अ केमिकल चेंज हैज हैपेंड। The conversion of reactants into products in a chemical reaction is often accompanied by some features which can be observed easily. The important characteristics of chemical reactions are, सबसे पहला evolution of a gas. जब भी केमिकल चेंज होगा, whenever a chemical change happens, a gas may evolve. मतलब गैस इवॉल्व हो सकता है, गैस प्रोड्यूस हो सकता है, नॉट नेसेसरली कि हमेशा होगा। कुछ केमिकल चेंजेस में गैस इवॉल्व हो सकते हैं। जैसे टेकिंग एन एग्जांपल, व्हेन जिंक ग्रैन्युल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर जिंक जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स रिलीज होते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में जिंक के कुछ ग्रैनुअल्स लिए गए। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमने जिंक का ग्रैनुअल क्यों यूज किया, हमने जिंक का एक छोटा सा टुकड़ा क्यों नहीं यूज किया। देखो, जिंक का एक टुकड़ा, जो एटम्स उसके सरफेस पर हैं, दोज एटम्स आर ओनली अवेलेबल फॉर द रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना स्लो हो जाएगा उस केस में, अगर आप जिंक का एक पीस यूज करते हैं तो। लेकिन जब आप जिंक के ग्रैनुअल्स यूज करते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में अगर आप जिंक को यूज करते हैं, तो मोर एंड मोर जिंक एटम्स आर अवेलेबल फॉर द रिएक्शन, सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्टर, और आपको जो चेंजेस हैं, जो गैस इवोल्यूशन है, वो विजिबल होगा बहुत ही प्रोमिनेंटली। तो एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, और उस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के कुछ ग्रैनुअल्स हम मिक्स कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और इस टेस्ट ट्यूब को क्लोज कर देते हैं एक कॉर्क से, जिसमें एक डिलीवरी ट्यूब इंसर्टेड है। डिलीवरी ट्यूब का एक एंड इस टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा और दूसरा एंड हम उसे सोपी सॉल्यूशन से पास करेंगे। सोपी सॉल्यूशन हम बना सकते हैं बाय एडिंग सोप, डिटर्जेंट और शैम्पू टू द वाटर। ठीक है, कुछ देर के बाद आप देखोगे कि सोपी सॉल्यूशन से बबल्स आने शुरू हो गए, और ये बबल्स तभी फॉर्म होते हैं सोपी सॉल्यूशन से जब उसमें से आप कोई गैस पास करते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब, जो डिलीवरी ट्यूब, उसके थ्रू एक गैस पास हुआ इस सोपी सॉल्यूशन से और बबल्स फॉर्म हुआ। तो ये गैस आया कहाँ से, तो इस टेस्ट ट्यूब में आया। और ये टेस्ट ट्यूब में कैसे आया,
तो जिंक और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन से। तो जब जिंक ने हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो वहां पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस को। हाइड्रोजन गैस का की ये प्रॉपर्टी है कि जब आप उसे जलाते हैं तो ये पॉप साउंड के साथ जलता है। तो जब आप लाइटेड मैस्टिक या लाइटेड कैंडल लेकर आएंगे तो इट बर्न्स विद पॉप साउंड। ठीक है, सो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड। सो रिएक्शन आपके सामने है, Zn plus H2SO4 gives us ZnSO4 plus H2 plus heat energy। ये जो कंटेनर है, ये जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपने रिएक्शन परफॉर्म किया है, ये हॉट हो जाता है इस रिएक्शन से। सो वी हैव सीन दैट जब भी कोई रिएक्शन होगा तो उसमें गैस इवॉल्व हो सकता है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। नाउ वी हैव सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होता क्या है? प्रेसिपिटेट बेसिकली एक सॉलिड सब्सटेंस है जो किसी गिवन सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता, स्पेशली वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। जब आप उसे डिसॉल्व करेंगे तो वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा, तो हम उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो पॉसिबिलिटी है कि एक रिएक्शन में जब भी एक रिएक्शन होगा तो वहां पर कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो। जैसे टेकिंग एन एग्जांपल, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू द लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। जब अगर आप पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आप लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेते हैं और इन दोनों कंटेंट्स को एक दूसरे टेस्ट ट्यूब या दूसरे बीकर में आप पोर कर देते हैं और अच्छे से उसको स्टर कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि एक येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो रहा, वो नीचे सेटल हो जाएगा येलो कलर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो येलो कलर का सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है, दिस इज प्रेसिपिटेट। फाइन, द येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, ये लेड आयोडाइड है, इज फॉर्म्ड अलोंग विद पोटेशियम नाइट्रेट। तो जो दूसरा सॉल्यूशन आपको दिख रहा है ये लेड पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। फाइन, तो यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड जो कि इनिशियली एक्वस सॉल्यूशन था, एक्वस, और लेड नाइट्रेट ये दोनों ही एक्वस सॉल्यूशंस थे। अब जब आपने इनके एक्वस सॉल्यूशन को आपस में रिएक्ट कराया तो आपको एक मिल गया प्रेसिपिटेट पीपीटी, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। इसके लिए हम डाउनवर्ड एरो भी यूज करते हैं, डाउनवर्ड एरो से हम प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड पोटेशियम नाइट्रेट ये अभी भी एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में। ठीक है, सो एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एंड प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, ये दो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। तो जब भी एक रिएक्शन होगा पॉसिबिलिटी है कि वहां पर प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो। थर्ड, चेंज इन कलर। जब भी कोई रिएक्शन होगा तो पॉसिबिलिटी है कि कलर में चेंज आए। whenever chemical change happens, color may change। जैसे taking an example, when an iron nail is placed in copper sulfate solution, तो आयरन नेल को अगर आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो कॉपर सल्फेट का जो कलर है ब्लू, वो चेंज होके बन जाता है पेल ग्रीन या येलोइश ग्रीन आप कह सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बीकर में एक टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जिसमें हमने एक आयरन नेल को प्लेस किया है। थोड़ी देर के बाद जब आप इसे छोड़ देंगे, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे येलोइश ग्रीन कलर में चेंज हो गया है और जो नेल है, नेल के ऊपर आपको एक रेडिश ब्राउन कलर का कोट दिख जाएगा। ये कोट कॉपर का है। आयरन ने क्या किया, कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और बना दिया आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तो और कॉपर जो डिस्प्लेस हुआ है वो आपको आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिटेड दिख जाएगा। सो हेंस जब भी केमिकल चेंज होगा तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पर कलर भी चेंज हो। सो दिस वाज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। अब हम चलते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, चेंज इन टेम्परेचर। जब भी ये केमिकल चेंज होता है पॉसिबिलिटी है कि वहां पर टेम्परेचर चेंज हो, या तो टेम्परेचर रिलीज होगा उस रिएक्शन में या आप हीट एनर्जी सप्लाई करोगे फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। So whenever a chemical change takes place, temperature may change. It is either absorbed or released. Example, when quicklime reacts with water, then slaked lime is formed and a lot of heat energy is produced. तो quicklime को जब आप water में add करते हैं तो slaked lime बनता है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा heat energy भी release होता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटेनर में, एक ग्लास कंटेनर में क्विकलाइम है और उसमें वाटर ऐड किया गया। जैसे ही वाटर ऐड किया जाता है तो यू कैन सी ओवर हियर कि वहां पर वेपर्स बनना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो रिएक्शन, इसमें हीट एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होता है और जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि रिएक्शन मिक्सचर को हमें डायरेक्टली अपने हाथ से टच नहीं करना चाहिए। आप चेंज इन टेम्परेचर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं बाय टचिंग द कंटेनर फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से आप उसको टच करके आप देख सकते हैं कि कंटेनर जो है काफी हॉट हो चुका है। सो CaO plus H2O gives us CaOH whole 2। तो ये है आपका क्विक लाइम और ये है आपका स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम, तो क्विक लाइम CaO, स्लेक्ड लाइम CaOH whole 2। और साथ ही साथ हीट एनर्जी भी रिलीज हो रहा है। दिस डेल्टा, ये जो डेल्टा है ये हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, हीट को, डेल्टा। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, चेंज इन स्टेट। जब भी केमिकल चेंज होगा तो पॉसिबिलिटी है कि स्टेट चेंज हो जाए। फाइन, जैसे एग्जांपल लेते हैं, व्हेन हाइड्रोजन इज बर्न्ड इन एयर वाटर इज ऑब्टेन्ड। जब भी आप हाइड्रोजन को बर्न करेंगे तो देखिए हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है रूम टेम्परेचर पर, वाटर जो आपको मिलता है रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड होता है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी केमिकल चेंज होगा तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पर स्टेट में चेंज आए, मतलब जिस स्टेट में रिएक्टेंट्स थे प्रोडक्ट आपको किसी और स्टेट में मिल सकते हैं। एंड हियर अगेन हीट एनर्जी इज रिलीज, यहाँ पर भी हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे केमिकल चेंज के, केमिकल रिएक्शन के। जब भी केमिकल चेंज होगा इनमें से कम एक कैरेक्टरिस्टिक तो आपको दिखाई देगा ही देगा, एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था कि जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो वहां पर हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रहा था और साथ ही साथ टेम्परेचर भी राइज हो रहा था। फाइन, तो दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक आपको वहां पर दिखाई दिए थे। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हमारे पास कुछ और केमिकल चेंजेस हैं, सम मोर केमिकल चेंजेस। बर्निंग ऑफ कोल इज ए केमिकल चेंज। जब भी आप कोल को बर्न करते हैं तो ये भी एक केमिकल चेंज है। तो C+O2 गिव्स अस CO2 plus H2O। यहाँ पर भी आपको हीट एंड हीट एनर्जी रिलीज होता है एंड यू डू नॉट गेट द सेम सब्सटेंस बैक। केमिकल चेंज का ये सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है कि एक नया सब्सटेंस मिलता है विद अ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज, और जो पुराना सब्सटेंस है ओरिजिनल सब्सटेंस उसको आप नॉर्मल फिजिकल मेथड से ऑब्टेन नहीं कर सकते। सेकेंड, सारिंग ऑफ मिल्क इज अ केमिकल चेंज। ऑब्वियसली देखो मिल्क एक स्वीट लिक्विड है, लेकिन जब आप उसको सार करके कर्ड में कन्वर्ट करते हो तो कर्ड इज बेसिकली सार इन टेस्ट एंड ये सेमी सॉलिड होता है। So the curd obtained by souring of milk is a semi-solid substance which is sour in taste. The properties of curd are entirely different from those of the milk. Fine. तो इस तरह से souring of milk is also a chemical change. The digestion of food in our body is a chemical change. जब हम food consume करते हैं और उसका जब digestion होता है तो that process is chemical change because हम digestion के बाद original food को obtain नहीं कर सकते। The original food materials can never be reproduced. वापस आपको मिलता ही नहीं है। आप जो आपने कंज्यूम किया उसका कन्वर्जन एनर्जी में हो जाता है। द हीटिंग ऑफ आयरन एंड सल्फर टुगेदर इज अ केमिकल चेंज। जब भी आयरन और सल्फर को के पाउडर को अगर आप मिक्स करते हैं तो अगर आप केवल मिक्स कर रहे हैं तो देन इट इज अ फिजिकल चेंज, बट अगर आप उस मिक्सचर को फर्दर हीट कर रहे हैं तो हीटिंग के बाद उनका कन्वर्जन हो जाता है आयरन सल्फाइड में। अब ये एक केमिकल चेंज हुआ क्योंकि आयरन सल्फाइड इज अ सब्सटेंस डिफरेंट फ्रॉम आयरन एंड सल्फर। इन दोनों से एक अलग सब्सटेंस है ये, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं। अब जैसे आयरन मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, बट आयरन सल्फाइड इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, उसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो हीटिंग ऑफ आयरन एंड सल्फर टुगेदर इज अ केमिकल चेंज, ये एक केमिकल चेंज है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही है बातें। अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल इक्वेशंस। देखो जब भी आप किसी केमिकल चेंज को
सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। The symbolic representation of a chemical change or a chemical reaction using symbols and formula of reactants and the products is called as the chemical equation. तो हम उसे chemical equation कहते हैं। For example, Fe plus H2O gives us Fe3O4 plus H2। तो यहाँ पर आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है और देता है आयरन ऑक्साइड, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमने जो सब्सटेंसेस है जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं उनका सिंबल और फॉर्मूला लिखा है। सिमिलरली जो प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं उनके भी सिंबल एंड फॉर्मूला को हमने यूज किया है। तो दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये वर्ड में भी हो सकता है। अ वर्ड इक्वेशन इज ए केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स रादर देन केमिकल फॉर्मूलाज। अगर आप वर्ड्स में लिखते हैं तो हम इसे कहेंगे वर्ड इक्वेशन। जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स अस सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, ये सारे के सारे वर्ड्स में लिखे हुए हैं। तो दिस इज अ वर्ड इक्वेशन, इसे हम वर्ड इक्वेशन कहेंगे। वर्ड इक्वेशन हमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। एक केमिकल इक्वेशन में हम लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा रिएक्टेंट्स को लिखते हैं एंड अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उनके बीच में हम प्लस साइन लिखते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट्स को हम RHS में लिखते हैं, ऑलवेज रिटन ऑन RHS विद प्लस साइन बिटवीन देम, उनके बीच में प्लस साइन आएगा। द एरोहेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स। एरोहेड हमेशा प्रोडक्ट की तरफ पॉइंटेड होता है एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। आपको इससे पता चलता है कि इनमें से रिएक्टेंट्स कौन है और प्रोडक्ट्स कौन है, कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो आपस में रिएक्ट करके और क्या बना रहे हैं। ये सारा क्लियर हो जाता है हमें एरोहेड से के डायरेक्शन से। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अगर आप किसी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन को एज इट इज प्लेस कर देते हैं उसके सिंबल और फॉर्मूलाज को यूज करके, तो हम उसे कहेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जिस तरह से हमारे बॉडी में भी स्केलेटल सिस्टम होता है, सिमिलरली केमिकल इक्वेशन का भी एक स्केलेटल इक्वेशन होता है। फिर हम उसे बैलेंस करते हैं एंड वी गेट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन दोनों तरह के हो सकते हैं, बैलेंस्ड भी हो सकते हैं और अनबैलेंस्ड भी हो सकते हैं। अगर बैलेंस्ड है ऑलरेडी तो हम उसे बैलेंस्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या सिंपली बैलेंस्ड इक्वेशन भी कह सकते हैं। लेकिन अगर बैलेंस नहीं है तो वी मस्ट बैलेंस इट। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, a chemical equation in which number of atoms of each element, हर एक एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम है is same on the reactants as well as product side। दोनों साइड नंबर ऑफ एटम हर एक एलिमेंट का सेम होना चाहिए। ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। एंड दिस शुड बी फॉर all elements present in the reaction. The chemical equation needs to be balanced so that it follows the law of conservation of mass. Law of conservation of mass says mass can neither be created nor be destroyed. So इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। एग्जाम्पल 3CaCO3 plus 2H3PO4 gives us Ca3PO4 whole 2 plus 3H2CO3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो बैलेंस्ड है। जैसे कैल्शियम के यहाँ पर 3 एटम्स हैं तो इधर भी कैल्शियम के 3 एटम्स हैं। कार्बन के 3 एटम्स हैं तो यहाँ पर भी कार्बन के 3 एटम्स हैं। ऑक्सीजन 3 3 जा 9 9 प्लस 4 2 जा 8 17, तो यहाँ पर भी 4 2 जा 8 8 प्लस 3 3 जा 9 17 एटम्स इधर भी हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन के 3 2 जा 6 3 2 जा 6। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट is equal on both the sides, reactants as well as product side।
तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। थैंक यू।